दिले वाला कस के मौज कमर करे चला 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 कमर करे ला चला चला ला चला 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 चला। When I say श्रीनगर roll you know it's बर्फ बर्फ। मैं जब भी लिखता बारी पड़ता है कि खरफ फरफ। तो Falcon bagged your favorite duo last year। कंधों पे पूरा शहर खुश और रैप फैला चारों तरफ। Feel like I'm king in the north तो रॉक्स। आज से 5 साल पहले अगर किसी को बोला जाता है कि हमारा नेक्स्ट टेस्ट कैप्टन की एवरेज 35 की है, अवे एवरेज 29 की है और इंग्लैंड में एवरेज 16 की है, तो मेरे को लगता है बहुत लोगों को गाली पड़ती। शुभमन गिल हमारा नेक्स्ट टेस्ट कैप्टन है और जो मैंने बोला वो कोई हेट या कोई जलन नहीं है मेरे को शुभमन गिल से। उसने मेरी जगह नहीं खाई है, ये स्टैट्स हैं, ये फैक्ट्स हैं, ठीक है। तो ब्रो फाइनली इंडिया की एक मच अवेटेड मच हाइप्ड स्क्वाड अनाउंस हो गई है। जैसा कि रिपोर्ट्स कह रहे थे शुभमन गिल कैप्टन है, वो एक राइटिंग ऑन द वॉल था। मैं सबसे पहले जानना चाहता हूं तेरे इनिशियल थॉट्स क्या है, ये जो स्क्वाड आई है उस पर तेरे इनिशियल थॉट्स क्या, और फिर अपने डाइव डीप करते हैं और एक एक पार्ट को अच्छे से खंगोलते हैं और लोगों को एक मजेदार कंटेंट देते हैं। स्वॉट को मैंने देखा भाई, बहुत थोरली देखा, बैकअप्स को समझा कि क्या किसका क्या बैकअप हो सकता है, स्क्वाड का क्या पॉसिबल 11 हो सकती है। मेरे हिसाब से मोटा मोटी स्क्वाड बहुत अच्छी है, ऐसे इतना ज्यादा कोई लूप होल्स कोई होल्स मेरे को नजर नहीं आ रहा है। मेरे तो इनिशियल थॉट्स तो मेरे यही हैं फिलहाल स्क्वाड पे। ब्रो मेरे इनिशियल थॉट्स भी मोटा मोटी सेम है। एक चीज जो मैं कहना चाहूंगा, मैंने शायद बॉर्डर गावस्कर के टाइम पे एक चीज इंक्लूड की थी कि जो स्क्वाड सिलेक्शन वाला पार्ट होता है वहां अगर का मोटा मोटी अच्छे काम करता है। हालांकि हर स्क्वाड में हर किसी को कुछ ना कुछ दिक्कत होगा कि एक आध प्लेयर चाहिए, एक आध प्लेयर नहीं चाहिए, ऐसा वगैरह वगैरह, वो डिस्कशन रहता है। लेकिन ओवरऑल T20 वर्ल्ड कप के बाद से अजीत अगरकर हमारा सिलेक्टर है और उसने ऑलमोस्ट हर उसमें अच्छा ही टीम्स सिलेक्ट किया, तो इस चीज में मैं खुश रहता हूँ। लेकिन जो सबसे बड़ा डिस्कशन ब्रो चल रहा है वो है गिल वर्सेस बुमराह का डिस्कशन चल रहा था कि भाई गिल के ऊपर बहुत प्रेशर आएगा, बुमराह बहुत अच्छा कैप्टन रह चुका है, मतलब मोटा मोटी यह डिस्कशन था। तो पॉइंट ब्लैंक पूछा गया अजीत अगरकर से कि क्यों बुमराह कैप्टन नहीं है और क्यों अजीत अगरकर शुभमन गिल कैप्टन है। तो अजीत अगरकर ने यह बोला कि उसके हिसाब से शायद बुमराह 5 के 5 टेस्ट मैचेस नहीं खेलेगा, इतना क्लियरली बोला उसने। यहां तक ये बोला कि वो 3 से 4 टेस्ट मैचेस खेलेगा और फिर हम लोग असेस करेंगे कि वो भाई कैसा उसका जाता है। इस पॉइंट पे तेरे को क्या लग रहा है कि एक्चुअली में कहीं ना कहीं फिटनेस, जो हम लोगों ने पूरा पूरा हाइपोथेटिकल डिस्कशन किया था कि फिटनेस ही एक बहुत बड़ा इशू हो सकता है, इसके कारण नहीं है। और उसी पे काउंटर ये पूछा गया अगरकर से कि तो बुमराह को वाइस कैप्टन क्यों नहीं बनाया। तो सेम उसका यही पॉइंट था कि अगर बुमराह 5 के 5 टेस्ट मैच खेल ही नहीं पाएगा तो एक वाइस कैप्टन का रखने का कोई मतलब ही नहीं है ऐसे बंदे को जो शायद सारे मैचेस ना खेल पाए। ये आर्ग्यूमेंट पे तो कितना कन्विंस्ड है? भाई जिस तरीके से मतलब ये जो रिपोर्ट्स चल रही थी और जो नरेटिव बन रहा था गिल वर्सेस बुमराह का, उसके बाद ये जो क्वेश्चंस थे जिसका आंसर इतना क्लियरली दिया अजीत अगरकर ने, उससे मैं बहुत ज्यादा कन्विंस्ड हूँ जिस तरीके से उसने आंसर दिया। उसने जो ये वाला जो सेकंड क्वेश्चन था जो तूने बोला कि वाइस कैप्टन क्यों नहीं बुमराह, ठीक है, उस पे जो बताया कि भाई कहीं ना कहीं जो मैन मैनेजमेंट होता है वो इंसान पे एक प्रेशर डालता है, एक टोल डालता है, ठीक है। तो हम नहीं चाहते थे कि बुमराह को उस प्रेशर में डाले। तो वो वाली जो बात थी मैं उससे बहुत ज्यादा एग्री करता हूं। और जब इसी पॉइंट को बेस बना के बुमराह को कैप्टन नहीं सिलेक्ट किया जा रहा है तो मैं उससे भी एग्री करता हूं कि कहीं ना कहीं बुमराह को ओवरबर्डन करना थोड़ा सा ज्यादा बुमराह के लिए रिस्की हो जाता, क्योंकि हम चाहते हैं कि जितना ज्यादा हो सके बुमराह उतना लंबा खेले, उतना लंबा अपनी सर्विसेज दे टीम इंडिया को। मैं इससे कंप्लीटली डिसएग्री करता हूं। मैंने लास्ट टाइम भी बोला था, अभी तो मैं बहुत ही ज्यादा डिसएग्री करता हूं। मेरा बहुत क्लियरली पॉइंट है कि यहाँ हम लोग पता है कैसा अज्यूम कर रहे हैं कि हम लोग बुमराह को बेवकूफ समझ रहे हैं। हमको ऐसा लग रहा है कि शायद बुमराह को नहीं समझ आएगा कि उसकी बॉडी को कितना खींच सकता है। दम नहीं है मेरे हिसाब से बुमराह पे, इस चीज के लिए समझा जा सकता है कि उसकी बॉडी है कहां पर है और वो उस चीज के हिसाब से हैंडल कर सकता है, पहली बात। दूसरा, मेरे को ऐसा लगता है कि अगर तुमको जेन्युइनली इतना है कि नहीं भाई ये हमारा मेन प्लेयर है, मेन एसेट है, तो आईपीएल जैसे बड़े इवेंट के लिए तुम उसको 9 या 10 मैचेस के परमिशन दो ना, कि भाई तू सारे मैचेस नहीं खेल सकता, 10 मैचेस खेल सकता है। तुम बहुत सारे ऐसे मैचेस जहां तुम रखो नहीं, क्योंकि देखो शुभमन गिल के साथ सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि ना उसने कुछ एमएस धोनी की तरह अभी तक कप्तानी में कुछ ऐसा करके दिखाया कि तुम उस पर भरोसा करो, पहली बात। दूसरी बात, एज अ प्लेयर सबसे बड़ा पॉइंट है, मैं सबको लास्ट टाइम भी पूछा था, मैं अभी वापस से वही पूछ रहा हूँ कि शुभमन गिल को कैप्टन अनाउंस करना, इतने शोशेबाजी से कैप्टन अनाउंस करना, जहां उसने ये भी बोला कि केएल राहुल को हमने कैप्टन इसलिए नहीं रखा है क्योंकि हम लोग उसको फ्यूचर नहीं देख रहे एज ए प्लेयर, एज ए कैप्टन, सॉरी एज ए प्लेयर नहीं, एज ए कैप्टन फ्यूचर नहीं देख रहे। तो शुभमन गिल को कैप्टन अनाउंस करना, मोटा मोटी ये मान के चल रहा हूँ कि 2 साल का वो कैप्टन है, इससे ये मान के चल रहा हूँ कि 2 साल वो खेलेगा ही, ठीक है। अब यहां से कुछ भी हो सकता है, यहां से वो नेक्स्ट 2 साल
80-90 की एवरेज कर सकता है, यहाँ से 30-35 की एवरेज कर सकता है। मैं 30-35 वाला पॉइंट क्यों लेना चाहता हूँ, क्योंकि अभी तक उसका करियर उसी तरीके से चल रहा है। अगर इसी तरीके से ठाकुर, मेरा एक ही सवाल है, अगर जो अभी तक उसका करियर है, अगर ऐसा ही करियर नेक्स्ट 2 साल चलता है, या मान ले 6 महीना भी चलता है, क्या तू उसको कैरी फॉरवर्ड करेगा? हाँ, और तो ऐसी सिचुएशन में तू क्या करेगा? मैं जब ये सिचुएशन मुझे पता है, मैं सोच रहा था कि ये पॉइंट कहीं ना कहीं आज के पॉडकास्ट में आएगा। मैं यही सोच रहा था, अगर गिल भाई तक कहीं से ये क्लिप पहुंच जाए या वीडियो पहुंच जाए, तो मेरे को बस यही कहना है कि जैसे भाई आईपीएल में कैप्टन हो जीटी के, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा कर रही है जीटी। तुमने आईपीएल में अच्छा परफॉर्म किया है, टी20 आईज में इतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं है, वनडे में बहुत अच्छा परफॉर्म किया है तुमने, ठीक है। टेस्ट में 32-33 टेस्ट के बाद या कुछ 35 की एवरेज होना कुछ इतना खास नहीं है, ठीक है। मैं ये पॉइंट पे ये कहना चाहता हूं कि गिल के ऊपर अब प्रेशर सबसे ज्यादा इसलिए है क्योंकि जिस मुकाम पे विराट कोहली को टेस्ट कैप्टन बनाया गया था, फॉर एग्जांपल जनरली जिसका सक्सेसर बोला जाता है गिल को, उस पॉइंट ऑफ टाइम पे ना विराट कोहली ने अपने टेस्ट सक्सेस, वनडे सक्सेस, टी20 आई सक्सेस से बहुत अच्छी रेपुटेशन बना ली थी, ठीक है। गिल ने अभी तक कुछ भी वैसी रेपुटेशन नहीं बनाई है, तो गिल का यहां से फेलियर मतलब बहुत बड़ा डाउनफॉल होगा। मान लो अगर विराट कोहली ने तो कैप्टनसी में आने के बाद अपनी बैटिंग में बहुत ज्यादा सुधार किया था, अगर गिल के साथ वो नहीं होता है तो कैप्टनसी तो जाएगी जाएगी, साथ में टीम में जो परमानेंट स्पॉट है वो चला जाएगा, और मेरे हिसाब से फिर कमबैक और ज्यादा मुश्किल हो जाएगा टेस्ट स्क्वाड में, ठीक है। मैं तो एक सिंपल सा आर्ग्यूमेंट अपने व्यूअर्स के लिए प्रेजेंट करता हूं कि मान लेते बुमराह का एकदम हॉरिफिक सीरीज जाता है, ये 5 मैच में वो 4 विकेट लेता है, बहुत रन खाता है, मान लेते हैं ये चीज को, ठीक है, तो वो भी नेक्स्ट सीरीज के लिए तो उसको टीम से बाहर नहीं निकलेगा, ये फिक्स है, ठीक है। तू क्या बोलेगा कि यार ठीक है, वन ऑफ सीरीज है, खराब हो गया, इसका समय खराब चल रहा था। अगर गिल का ये हॉरिफिक सीरीज जाता है, ठीक है, गिल ने ना लास्ट जो बॉर्डर गावस्कर था उसमें 18 की एवरेज कर रहा था, अगर 18 की एवरेज वाला ये सीरीज जाता है, तेरे को लग रहा है उसको लोग, अब तेरे को नहीं लग रहा है कि अपने जैसे लोग हैं ना, फिर जो माइनॉरिटीज में हैं जो कॉल आउट कर रहे हैं, वो एक मेन स्ट्रीम वॉइस बन जाएगी? मेरा बस वही कंसर्न है, मेरा बस हाँ, इकलौता कंसर्न है। और क्योंकि सिर्फ वो लोग मेन स्ट्रीम नहीं बन जाएंगे। जब भी आप इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया जैसे टूर्स पे जाते हो, तो वहां पे आपका एक बहुत बड़ा ऑपोजिशन होता है, वहां का मीडिया, ठीक है, वहां का मीडिया, वहां के जो लेजेंड्स होते हैं वो लोग। तो जब गिल का वैसा कुछ फेलियर होगा, तो वहां से माइकल वॉन, माइकल एथरटन, ऐसे कई सारे लोग हैं जिनकी, जेफरी बॉयकॉट जैसे, जिनकी आवाजें उठेंगी, ठीक है, वहां पे कॉलम्स में, न्यूज आर्टिकल्स में, मीडिया रिपोर्ट्स में, सब जगह। तो उसको कैसे टैकल किया जाएगा गिल का, उसके बाद क्या पोजीशन रहेगा टीम में, क्या फिर से कुछ चिपिंग चॉपिंग होगी, मतलब बहुत सारी गिल को कैप्टन बनाने के साथ ना बहुत सारा रिस्क इन्वॉल्व है, बहुत सारी अनसर्टेनिटीज इन्वॉल्व है। आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे कि बहुत सारी मल्टीपल चीजें हैं जो मतलब डाइस आपके फेवर में रोल होगा जब आप गिल को कैप्टन बना रहे हो। तो जबकि बुमराह के साइड में ये आर्ग्यूमेंट है मेरा कि बुमराह के साथ कई सारी चीजें थी जो सॉर्टेड थी, ठीक है। ना बुमराह की प्लेस पे कोई सवाल उठेगा, ना बुमराह के लेजेंडरी स्टेटस पे कोई सवाल उठेगा, कुछ नहीं होगा। लेकिन गिल के साथ देयर आर मोर थिंग्स दैट कैन गो रॉन्ग, ठीक है। यहाँ पर मेरा लास्ट आर्ग्यूमेंट बस यही है कि जब धोनी कैप्टन बना, उसने अपना कप्तानी प्रूव कर दिया। विराट कोहली पे आते हैं, ऑलमोस्ट बिग थिंग बन चुका था, ठीक है। वहां से उसने क्या किया, जब रोहित शर्मा कैप्टन बना, ऑलरेडी टेस्ट में अच्छा कर रहा था और एक बहुत ही प्रूवन कैप्टन था, ठीक है। शुभमन गिल के साथ ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन मैं नेक्स्ट बंदे पे जाता हूं जो मेरे लिए बहुत बड़ा डिस्कशन था, एंड मैं बहुत 110% शॉक्ड हूं कि जब भी कोई भी स्क्वाड एनालिसिस वगैरह करेगा, सरफराज खान को बहुत छोटे में निपटा देगा। और कहीं ना कहीं बहुत लोगों को लगता है कि अपने लोग सरफराज खान के बहुत बड़े स्टैन है इस टाइप के। ब्रो, सरफराज खान को ड्रॉप कर दिया। मैं शायद उसका देख रहा था, 6 टेस्ट मैचेस हैं उसके, आई गेस 6 टेस्ट मैचेस, 1 सेंचुरी, 350, 38-39 का एवरेज है, ठीक है। सरफराज खान का एक्सक्लूजन तेरे को जस्टिफाइड लगता है? मैं इस पे अजीत अगर का तब तो स्टेटमेंट भी लगाता हूँ। पर्सनली यार, मुझे तो सरफराज खान का जो भी एक्सक्लूजन है वो बिल्कुल जस्टिफाइड नहीं लगता है। जहां पे अभी मिडिल ऑर्डर में विराट कोहली जितनी बड़ी जगह खाली हो रही है, मुझे कहीं ना कहीं ये लगता है कि सरफराज खान जो ऑलरेडी टेस्ट डेब्यू कर चुका है टीम के साथ काफी लंबे समय से, ऑलमोस्ट 7-8 महीने 10 महीनों से वो टीम के साथ है, ठीक है। उसने अपने डेब्यू के लिए भी काफी टाइम वेट किया, बेंच पे बैठा रहा।
उसको इस समय पे नहीं निकालना चाहिए था, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। साथ ही साथ जैसी प्रोग्रेस, जैसे भाई अभी आजकल हम देख रहे हैं कि सरफराज खान के कुछ वीडियो सामने आए जहां वो बहुत ज्यादा लीन, बहुत ज्यादा फिट लग रहा है कंपैरेटिवली, कंपेयर टू हिज प्रीवियस व्हाटएवर बॉडी स्ट्रक्चर था उससे। तो कहीं ना कहीं जो इंसान इतना आपके जो बताए वीक पॉइंट से उस पर काम कर रहा है, जो उसकी बैटिंग है, एक्कोलेट्स है, वो आपके पास है, तो कहीं ना कहीं ये सही टाइम नहीं था किसी एक प्लेयर से जिसने इतने लंबे टाइम बाद टीम में जगह बनाई है उस पे से अपनी बैकिंग हटाने का। शायद बड़े खिलाड़ियों, जो अगर वो बड़ा बन पाता, बनेगा या बन पाएगा जो भी है, उस हिसाब से उसको इस समय पे टीम की बैकिंग की जरूरत थी। एग्जैक्टली जो तूने वर्ड यूज किया बैकिंग की, तो बेसिकली ऐसा बोला गया कि करुण सरफराज खान बहुत अच्छा है, उसने सेंचुरी मारी, लेकिन अजीत अगरकर का ये कहना है कि एट द मोमेंट करुण नायर अच्छे फॉर्म में, उसने हीप्स ऑफ रन मारे डोमेस्टिक में, उसने थोड़ा बहुत टेस्ट क्रिकेट खेला है, और जिस तरह से विराट नहीं है तो हमें एक्सपीरियंस की जरूरत है, तो उन्हें लगता है कि करुण नायर का एक्सपीरियंस ज्यादा काम आएगा रादर देन सरफराज खान। एक पहला ये पॉइंट। दूसरा पॉइंट जो सरफराज खान को लेके बहुत 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 चलता है, और मैं चाहता हूं कि उस पर तेरे थॉट्स हैं। सीधा सीधा लोग ये बोलते हैं कि भाई डोमेस्टिक की फ्लैट पिचेस में या यश दयाल को रन मारना आसान है कंपेयर टू तुम्हें ना इंटरनेशनल बॉलर्स के सामने स्विंगिंग कंडीशंस में रन मारो। इस पे क्या तेरे क्या थॉट्स है, मैं जानना चाहता हूँ। भाई मतलब मेरे हिसाब से सरफराज खान कुछ अराउंड अराउंड मोटा मोटी कुछ 80 जितने फर्स्ट क्लास मैचेस खेला है, ठीक है, 70 के करीब है ना, और उसमें उसकी 70 की 50 के एवरेज है, ऊपर की, हाँ 70 की शायद 70 उसकी की एवरेज है। एवरेज है। हाँ, तो अब मेरे को ये बताओ, अगर तुम ये बोल रहे हो कि डोमेस्टिक में किसी के भी सामने रन बनाना बहुत इजी होता है, इंटरनेशनल क्रिकेट में बहुत टफ होता है, तो फिर तुम सिलेक्शन किस बेसिस पे करोगे, जज किस बेसिस पे करोगे? अब तुम क्या टीम का पूरा सिलेक्शन सिर्फ इंडिया ए के टूर्स के बेसिस पे होगा? अगर उसके बेसिस पे होगा तो इंडिया ए में सिलेक्शन किस बेसिस पे होगा, अगर तुम अपने डोमेस्टिक सर्किट को ट्रस्ट नहीं कर रहे हो तो? अगर तुम डोमेस्टिक सर्किट को ट्रस्ट नहीं कर रहे हो तो दुनिया का सबसे रिचेस्ट बोर्ड होने का क्या मतलब है? अगर तुम डिफरेंट सॉर्ट ऑफ कंडीशंस नहीं क्रिएट कर पा रहे हो, डिफरेंट सॉर्ट ऑफ सिनारियोज नहीं क्रिएट कर पा रहे हो, इट इज लाइक यूजलेस आर्ग्यूमेंट है, ये एकदम बेसलेस यूजलेस आर्ग्यूमेंट। पहली बात, एक मिनट, ये इस तरह से ये लोग ये मत समझना कि डोमेस्टिक बहुत हल्का जा रहा है। मैंने रिसेंटली ना हर्षा भोगले का एक स्टेटमेंट काइंड ऑफ वीडियो देखा जहां उसने बोला कि अब उस लेवल की क्वालिटी नहीं आ रही है टेस्ट लेवल पे इंडिया डोमेस्टिक से। मैं उससे बहुत ज्यादा डिसएग्री कर रहा हूँ कि ये सेम जो जिन लोगों को तुम बोल दो कि रणजी में मारना बहुत आसान है, इंडिया में मारना बहुत आसान है, यही जब हमारे स्टालवर्ड्स वापस गए थे रणजी खेलने जनवरी के आसपास, तुम सबने देखा क्या क्या रिजल्ट आया था। सरफराज खान हो मतलब गया, ईश्वर, सबने देखा क्या रिजल्ट आया था, वो भी ठीक है, लेकिन मेरे को ये बताओ सबसे बड़ा पॉइंट, जब हमारे स्टालवर्ड स्ट्रगल कर रहे थे तो तुमने उनको डोमेस्टिक में जाके रन बनाने को क्यों बोला, अगर डोमेस्टिक का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है तो? एग्जैक्टली। और दूसरा एक और मैं स्टैट आपको बता रहा हूं कि लास्ट 10 साल का ये स्टैट है कि अफ्रीका और इंडिया टू ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट प्लेसेस है रन मारना, ठीक है, टेस्ट क्रिकेट में। वहां पर अगर कोई बंदा कंसिस्टेंटली रन मार रहा है तो उसको ये मत बोला अरे इंडिया में रन मार रहे हैं। केएल राहुल हो गया, शुभमन गिल हो गया, ये लोग इंडिया में ऐसे नहीं कि 500 रन मारे 2 मैचेस में, तो ये चीज समझना है। सेकेंडली सरफराज खान का जो पेस का कंसर्न है, भाई एक बंदा, मैं अभी जस्ट मेरे अपने आंखों के सामने स्टैट खोला है, तुम लोग वापस से सुनो। 54 फर्स्ट क्लास मैचेस में 66 की एवरेज है, 16 सेंचुरीज है, ठीक है, और एक ट्रिपल सेंचुरी, पता नहीं ट्रिपल सेंचुरी भी एक शायद उसने मारा है। मुंबई के लिए खेलता है, तो ऐसा भी नहीं कोई सब टियर डिवीजन टीम के लिए खेलता है, मुंबई के लिए खेलता है, मुंबई के लिए उसने हीप्स एंड हीप्स एंड हीप्स ऑफ रन मारे। अब तुम ये कहना चाहते हो कि एक बंदा 60-70 की एवरेज कर रहा है, उसको पेस नहीं खेलना आता होगा? ये क्या आर्ग्यूमेंट है ब्रो? ये क्या आर्ग्यूमेंट है? मतलब जायसवाल उसी सेटअप से आया हुआ जायसवाल तुम्हारे लिए अच्छा है, उसी सेटअप से आया हुआ पुजारा अच्छा है, उसी सेटअप से आए हुए विराट कोहली, रोहित शर्मा, ये लोग कहां से आए? चांद से तो गिरे नहीं है, ठीक है। तो इस चीज से मैं एग्री नहीं करता। सरफराज खान अभी भी इंडिया ए के लिए सिलेक्ट हुआ है, मेरे को लगता है शायद चांसेस अगर इंडिया में अच्छा करेगा तो स्क्वाड में आ जाएगा, बहुत चांसेस है। लेकिन मेरे को पर्सनली ऐसा नहीं अच्छा लगा कि बंदा कंसिस्टेंटली तुम्हारे साथ है, जो लिमिटेड चांसेस मिले उसमें उसने इंप्रेस किया। 6 मैचेस में क्या करता है बंदा? इंप्रेस ही करता है ना। बहुत कम चांसेस है कि तुमको स्टार्टिंग के 6 मैच में 1000 रन कोई मारेगा, ना के बराबर चांस है। तो यहाँ पर उसको एटलीस्ट स्क्वाड में होना चाहिए था। मेरा तो ये मानना है कि उसको शायद 11 में भी रखना चाहिए था, नंबर 5-6 पे कहीं उसको फिट किया जा सकता था। और कुछ बोलना है कि मैं नेक्स्ट बहुत बड़ा एक्सक्लूजन है उस पर बात करते हैं। भाई एंड ऑफ शमीज टेस्ट करे तो अजीत अगरकर से पूछा गया कि मोहम्मद शमी क्यों सिलेक्टेड नहीं है, और अजीत अगरकर का ये कहना है कि भाई एमआरआई स्कैन्स वगैरह आए हैं और एक कुछ नई इंजरी एग्रीवेट हो गई है मोहम्मद शमी के अंदर, और ये चीजें अनफॉर्चुनेट है। क्या देखो लग रहा है एक नया फोर्स रिटायरमेंट अपने आंखों के सामने एक और देखो दिख रहा है कि जहां हमारे 3 बहुत बड़े रिटायरमेंट हुए, शामी ऑन द वर्ज ऑफ रिटायरमेंट है।
कहीं ना कहीं देख इस एक पेसर को इस एज एज मतलब जहां पे वो जिस एज के जिस सेट ऑफ जगह पे वो खड़ा है वहां पे बार बार रिकरिंग इंजरीज हो रही हैं। अगर ये इंजरी वाली बात सही है और उसको बार बार ये रिकरिंग इंजरीज हो रही हैं तो कहीं ना कहीं ये समझा जा सकता है कि दिस इज एंड फॉर शमी's टेस्ट करियर। शायद हमको वो वनडे में फिर भी खेलता दिख जाए, T20 सेटअप में तो वैसे भी उसकी कोई जगह अभी नहीं बन रही है या बन पाएगी मुझे नहीं लगता। वनडे में फिर भी बन जाएगी पर टेस्ट में आई थिंक दिस इज इट। इसके बाद अगर तुमको 5 मैचेस में इंग्लैंड में मौका नहीं मिल रहा है तुम्हारी फिटनेस की वजह से तो मुझे नहीं लगता कि तुम एक आशीष नेहरा लेवल का कमबैक कर पाओगे, जहां पे तुमको मल्टीपल इंजरीज होने के बाद भी तुम अपनी फिटनेस एकदम सिग्निफिकेंटली प्रूव कर रहे हो और तुम टीम में जगह बना रहे हो। 2 आशीष नेहरा ने T20 सेटअप में बनाई थी पर टेस्ट में मुझे नहीं लगता अब शमी का कमबैक यहां से हो पाएगा। फोर्स्ड रिटायरमेंट नहीं कहूंगा मैं शायद इसको एक ऐसी चीज कहूंगा कि जहां पे टीम बहुत ज्यादा उन लोगों पे बैट कर रही है जिनका अपसाइड पोटेंशियल ज्यादा है। भाई पहले तो मेरे को एक ही चीज नहीं समझ आ रहा है कि जब तुम्हें पता है शमी की इंजरी कंसर्न्स वगैरह रहते हैं और एक बहुत ही बड़ा टूर आने वाला है, क्यों उस बंदे को आईपीएल में घसाया जा रहा है? वो खेल क्यों रहा है? क्यों उसको एनओसी मिल रही है भाई? ये हर साल के क्वेश्चन है विभोर, ये हर साल के क्वेश्चन है। लेकिन आईपीएल बीसीसीआई के लिए एक वो चीज बन गई है जैसे कि भाई दूध देती हुई बीमार गाय, ठीक है, वो जो गाय अगर बीमार होती है और वो अकेला दूध का सोर्स होती है ना या बहुत बड़ा तो भी उसका दूध निकाला जाता है, वैसी बात है। बुमराह ने मिस किया है ना आईपीएल, 1-2 साल पहले की बात है, बुमराह ने मिस किया है। मेरे को सिर्फ एक सवाल है, हमारी जो भी बुमराह ने भाई इस वजह से मिस किया है ना कि उस पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर बुमराह खेल जाता ना आईपीएल तो शायद उसके बाद बुमराह कभी नहीं खेल पाता, ठीक है, वो इंजरी ऐसी थी। लेकिन ब्रो मेरा सिंपल सा बीसीसीआई हो गया या शामी हो गया, किसी को ये हार्ड कॉल लेना पड़ेगा ना भाई। हार्ड अब मेरे को नहीं लग रहा है कि बीसीसीआई को जरूरत है शामी जैसे फेस की आईपीएल को चलाने के लिए। उसको अब किसी के फेस की जरूरत नहीं, वो अपने आप पे सस्टेन कर रहा है। जब तुम्हारा इतना मच अवेटेड और सबसे एक्सपीरियंस्ड बॉलर में से एक है मोहम्मद शामी, तुम्हारा टेस्ट का स्टालवर्ट है। बॉर्डर गावस्कर में कितना मिस किया था हमने, एक थर्ड अच्छा पेसर। तो ऐसे टाइम में क्यों उस बंदे को एक इररिलेवेंट 14 मैच के T20 में घसा रहे हो जहां उसका कोई फ्यूचर नहीं है T20s में? क्यों घसा रहे हो? देखो लग रहा है आकाशदीप हो गया, प्रसिद्ध कृष्णा हो गया, उसके अलावा जो भी तुम्हारे कहीं ना कहीं यार इसमें ना फ्रेंचाइजीज का भी प्रेशर हो सकता है। साथ ही साथ मुझे ये लगता है कि भाई कहीं ना कहीं खिलाड़ियों को भी ये चीज समझनी चाहिए कि भाई जब मेरा ये खुद का मेरा यहाँ सीन नहीं बन सकता तो मैं क्यों इसमें घसा रहा हूँ जहाँ पे मेरा जो करियर है वो प्रोलोंग हो सकता है इंटरनेशनल क्रिकेट में। पर साथ ही साथ ये काउंटर आर्ग्यूमेंट ये भी उठ के आती है कि भाई वो लोग भी ह्यूमन है, वो लोग जितना ज्यादा हो सके, जो स्पोर्ट्स का करियर होता है वो छोटा होता है तो लोग जितना ज्यादा हो सके भाई पैसे बना लेना चाहते हैं, वाया आईपीएल हो या वाया टेस्ट क्रिकेट हो, कुछ भी हो। मैं मानता हूँ लोग पैसे बना लेना चाहते हैं, मैं मानता हूँ। बहुत 10 करोड़ के आसपास को मिल रहा था तो बहुत बड़ी बात भी है। लेकिन इसके पास ऑलरेडी शामी के पास बहुत ही बढ़िया कॉन्ट्रैक्ट है इंडिया का और बहुत पैसे। लेकिन मैं पैसों पे नहीं जाऊंगा। मैं भाई शामी का और करियर प्रोलॉन्ग कैसे होगा ये कोई भी तू समझने वाली बात है। अगर वो इंडिया के लिए अच्छा करेगा, नो मैटर फ्रिकिंग व्हाट, वो 5 साल के बाद भी कोई ना कोई टीम में बिकेगा। लेकिन अगर यहां से अगर वो इंडिया से वॉश आउट होने लगा तो धीरे धीरे आईपीएल लेवल पे भी वो वॉश आउट होएगा। स्टार्क, पैट कमिंस आज के टाइम में भी क्यों 27 करोड़ में बिक रहे हैं, 10 15 जो भी करोड़ों में बिक रहे हैं। अरे वो तो ठीक है, चल वो तो एक एक्सेप्शनल बात है। तुम अभी भी देख रहे हो कि सर्किट में ईशांत शर्मा स्टिल वैलिड, ठीक है। उमेश यादव पिछले साल तक स्टिल प्रेजेंट था, ठीक है। इस साल हमको नहीं नजर आ रहा उमेश यादव, लेकिन उमेश यादव वो स्टिल रिलेवेंट। तो ऐसे कई सारे एग्जांपल्स हैं। मेरा वही कहना है। तो मेरा एक लास्ट है, मेरे को नहीं लगता कि शामी का ये करियर यहाँ एंड हो रहा है। मेरा सिर्फ सिंपल सा कारण है क्योंकि इसको रिप्लेस करने वाला अभी तक कोई बॉलर ही नहीं है। तो लिख के ले ले, थोड़े टाइम तक अगर कोई भी बॉलर नहीं चला शामी को वापस लाना पड़ेगा तुझको। मेरे को ये बहुत स्ट्रांगली फील होता है क्योंकि हमारे एक टूर शायद न्यूजीलैंड में भी है, अवे टूर। लेकिन ब्रो एक और गजब बंदे की बात हुई, श्रेयस अय्यर, और इस पे मैं चाहता हूँ स्क्रीन जरा शेयर किया जाए और तुझे बताया जाए कि भाई क्या बोला। तो अजीत अग्रकर से पूछा गया कि श्रेयस अय्यर के बारे में बात हुई थी तो उसने बोला श्रेयस अय्यर हैड अ गुड वनडे सीरीज, played well in domestic as well, but right now there is no room in test cricket. अब भाई देखो ये जो स्टेटमेंट था ये मेरे लिए बहुत ज्यादा वैसा था कि भाई काफी बड़े बड़े स्टेटमेंट्स के बीच में एक स्टेटमेंट छुप सा गया, ठीक है। लेकिन ये बिल्कुल भी सही आर्ग्यूमेंट मेरे को तो नहीं लगा क्योंकि जिस टाइप का परफॉर्मेंस श्रेयस अय्यर ने करके दिखाया था डोमेस्टिक में, कहीं ना कहीं मेरे को लगता है कि श्रेयस अय्यर की जगह बन सकती थी
इस सेटअप में, और बन सकती थी। इससे मेरा ये मतलब है कि शायद कई ऐसे लोग जो इस सीरीज में चुने गए हैं उनके ऊपर बन सकती थी वो जगह। ठीक है, तो मैं तो इस चीज से एग्री नहीं कर रहूंगा कि भाई जो मैं रणजी ट्रॉफी या जो भी मैं ईरानी आप कप लोगों का को हाँ आप लोगों को श्रेयस अय्यर के कुछ रीसेंट परफॉर्मेंस दिखाता हूँ। रणजी में श्रेयस अय्यर गया, 7 मैचेस में 480 रन मारा, 69 की एवरेज, और स्ट्राइक रेट देखो 90 का। ठीक है, ईरानी कप में 2 इनिंग में 32 की एवरेज है, जिसमें से एक 50 मार दिया उसने। दुलीप ट्रॉफी में उसका ये खराब सीजन गया, उसके पिछले वाला रणजी ट्रॉफी भी उसने खेला 39 की एवरेज। ठीक है, इंग्लैंड के बाहर से जब उसको निकाला, तो एक बंदा जो ड्यू प्रोसेस है ब्रो, जो मैं बात कर रहा था कि ड्यू प्रोसेस होते हैं, वो बंदे को तुमने निकाला, उसने गया, उसने हर जगह परफॉर्म किया, अच्छे फॉर्म में परफॉर्म किया, इंडिया में आके वापस परफॉर्म किया, और तुमने उसको इंडिया ए के लिए भी सिलेक्ट नहीं किया। वेरेस हमारे पास कहीं अभी भी ऐसे इंडिया बंदे इस हैं। टीम से ज्यादा ना, इस टीम से ज्यादा मेरा ये मानना है कि उसका सिलेक्शन इंडिया ए के लिए होना चाहिए था, क्योंकि वो भी एक ऐसा फ्यूचर प्रोस्पेक्ट है जिसपे इंडिया एक लॉन्ग टर्म बैट ले सकता है, जिसपे भाई जो मतलब होता है ना, अपसाइड पोटेंशियल बहुत ज्यादा है। तो मुझे लगता है चलो मैं इस टीम में ना सही, ए में होना चाहिए था इंडिया ए के स्क्वाड। मैं एक और चीज बोलूंगा, मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि श्रेयस अय्यर ने कुछ है ना सरफराज खान ईश्वरन लेवल में परफॉर्म किया है, लेकिन आप लोग तो ऐसे भी उस चीज को कंसिडर नहीं करते हो, है ना। लेकिन फिर भी उस बंदे ने ड्यू प्रोसेस फॉलो किया, हर फॉर्मेट खेला, हर फॉर्मेट में रन मारा, एक बहुत ही पोटेंशियल कैप्टन है, और उस बंदे को ले नहीं रहे। वेरेस हम लोग अभी भी केएल राहुल, शुभमन गिल और भी इस टाइप के बंदों को बैक कर रहे हैं। ठीक है, ये मेरे को अभी भी लग रहा है, मैं केएल राहुल पे थोड़ा सा बात करना चाहूंगा। मेरे को अभी भी लग रहा है अगर केएल राहुल का फिर से ये 5 मैच का सीरीज अच्छा नहीं जाता है, 2 चीज फिर से होगी, अगर वो ओपन करना चालू करते हैं, क्योंकि ऐसे रिपोर्ट्स है कि वो शायद ओपन करेगा, तो फिर से हमें वो रोना चालू हो जाएगा कि देख लो भाई, बेचारे को एक पोजीशन पे खिला नहीं रहे, बेचारे की कोई गलती नहीं है। तो आई एम काइंड ऑफ सिक ऑफ दैट। ठीक है, अगर श्रेयस अय्यर अच्छा नहीं खेलता है, और फिर भी अगर उसके बाद अगले वाले स्क्वाड में या अगले वाले टूर में सिलेक्ट होता है, तो सवाल जरूर उठेंगे और उठने चाहिए। मेरे हिसाब से श्रेयस अय्यर का बनता था। ठीक है, उसको एटलीस्ट इंडिया ए के टूर में रखते तो तुम्हें पता चलता कि वो कहां स्टैंड कर रहा है ना, ये पता चलता। लेकिन उसके अलावा जो कुछ एक्सक्लूजन पे बात करना चाहता हूं, उसके बाद अच्छे कमबैक्स और पूरे ओवरऑल स्क्वाड पे बात करेंगे। तो वॉशिंगटन सुंदर हैज बीन सिलेक्टेड अहेड ऑफ अक्षर पटेल। तनुष कोटियन इंडिया ए के स्क्वाड में है, शायद तनुष कोटियन को मेरे को लगता है अभी उसका चांस नहीं है, अनलेस अंटिल वॉशिंगटन बहुत ज्यादा हॉरिबल हो। आई एम नॉट श्योर वॉशिंगटन शायद खेलेगा भी, आई एम नॉट श्योर, यू नेवर नो, जडेजा के आगे खिला देवे जीजी। बट बापू, मेरे को लगता है अक्षर पटेल इज कंप्लीटली आउट ऑफ द टेस्ट, पूरा डिस्कशन से उसको हटा ही दिया, मेरे को ऐसा बहुत क्लियरली दिख रहा है। हर्षित राणा आउट ऑफ द ब्लू बॉर्डर गावस्कर में आया, मेन बॉलर्स के आगे खेला। ठीक है, बहुत हाइप हो रही थी, मेरे को आज भी याद है जब बॉर्डर गावस्कर खत्म हुआ, इस टाइप का पूरा मीडिया में पूरा फैलाया गया था कि नहीं नहीं हर्षित राणा तो बहुत अच्छा था, पहले टूर्नामेंट था, पहला सीरीज था, उसके हिसाब से बहुत अच्छा गया, अचानक से चैंपियंस ट्रॉफी खेलता है। हर्षित राणा इज नोवेयर टू बी सीन। वो शायद आई एम नॉट श्योर इंडिया ए के स्क्वाड में है, मेरे को याद नहीं है। और मुकेश कुमार, मुकेश मेगरा इज अगेन, मेरे को अगेन ऐसा लगता है कि मुकेश मेगरा पे हम लोग बहुत ज्यादा जल्दी गिव अप कर रहे हैं। ही समवन जो इंग्लैंड जैसी कंडीशंस में शायद काम का हो जाएगा। हालांकि इंग्लैंड अब पहले जैसा नहीं कि बहुत स्विंग करता है, लेकिन स्टिल इंग्लैंड इज इंग्लैंड, वहां पर ऐसे बॉलर्स काम आते हैं। इन तीनों पे क्या कहना है, फिर अपने तुरंत से नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं जो एक इंपॉर्टेंट है। कहीं ना कहीं हर्षित राणा वाली जो पॉइंट था, ये मैं तब भी रेस करना चाहता था जब तूने ये बोला था कि अगरकर अच्छी स्क्वाड तो सिलेक्ट करके दे देता है। मैं उस पॉइंट पे भी इस बात से एग्री नहीं करता। तो हर्षित राणा का मेरे को एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में चल, हर्षित राणा को नहीं रखा है, उसका वैलिड रीजन है कि बीजीटी में इतना कोई खास परफॉर्मेंस नहीं था। लेकिन हर्षित राणा को जो बीजीटी में सिलेक्ट किया था, उस पर मेरा अभी भी एक और क्वेश्चन है कि जो करंटली सिलेक्टेड लॉट है, इसमें से बीजीटी के टाइम पे कौन इंजर्ड था जो हर्षित राणा को सिलेक्ट किया गया? हर कोई प्रेजेंट था, मैंने खुद चेक किया है। ठीक है, हर कोई अवेलेबल था, फिर भी हर्षित राणा को सिलेक्ट किया गया था। उस टाइम पे अपने ने डिस्कस किया था ना, तो उस टाइम पे ऐसा हुआ था कि ऑलमोस्ट सारे ही बंदों को लेकर गए थे, और अपने डिस्कशन में अगर तेको याद हो स्क्वाड एनालिसिस अपने ये डिस्कस किया था कि हर्षित राणा तो शायद खाली टूर पे मजे, मतलब बेसिकली एक्सपीरियंस लेने जा रहा है। तब अपने दोनों को पता नहीं था कि बंदा एक्चुअली में पहली मैच खेल जाएगा, क्योंकि उसके आगे प्रसिद्ध साथ ही मुकेश, हाँ हाँ, अब साथ ही मुकेश कुमार की बात करूं, जैसे तूने बोला मुकेश कुमार तो जल्दी वो कर रहे हैं, इंग्लैंड की सिचुएशन में अच्छा हो सकता है, वो सब तो ठीक है भाई। मुकेश कुमार का जो स्किल सेट है ना, वो टेस्ट के लिए किसी भी सिचुएशन में अच्छा है। ठीक है, ही इज प्रॉपर आउट एंड आउट टेस्ट सॉर्ट ऑफ बॉलर। तो मेरे को लगता है कि मुकेश कुमार का होना बनता था ये स्क्वाड में। पर ठीक है, जो बंदे सिलेक्ट हुए हैं मुकेश कुमार के ऊपर, मैं उनसे एग्री करता हूं कि वो शायद ज्यादा बेटर है करंटली। हाँ, लेकिन लास्ट डिस्कशन अक्षर वर्सेस वॉशिंगटन,
भाई मेरे को बिल्कुल नहीं पता कि अक्षर पटेल का क्या होगा। मेरे ख्याल से शायद स्पिनर्स की उतनी जरूरत नहीं है, इसलिए अक्षर पटेल को इस सीजन इसमें जगह नहीं मिली। शायद अगर फिर से जब हम श्रीलंका या एशिया में ऐसी किसी कंडीशन में जाएंगे तो अक्षर पटेल वापस से टेस्ट स्क्वाड में जगह बनाएगा, क्योंकि अक्षर पटेल ने इतना कुछ खराब नहीं किया है। तो इसका मतलब तो ये है ना कि हमारे टॉप 3 स्पिनर में अभी अक्षर पटेल नहीं है, यही पॉइंट हुआ। हाँ, हमारे टॉप 3 स्पिनर्स में तो अभी अक्षर पटेल नहीं है कहीं ना कहीं, इस क्योंकि पॉइंट से मुझे एग्री ये करता है। लगता है ना कि हाँ, मैं उस पॉइंट से इसलिए भी एग्री करता हूँ क्योंकि अक्षर पटेल को इसलिए नहीं रखा जा रहा है क्योंकि हमारे पास रविंद्र जडेजा है, ठीक है। तो किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर हमको 2 स्पिनर खिलाने पड़ जाते हैं और अक्षर पटेल टॉप 3 स्पिनर होता है तो उसका सिलेक्शन वैसे भी नहीं होता है, क्योंकि 2 अलग अलग वेराइटी ऑफ स्पिनर्स अब कोई भी खिलाने की कोशिश करेगा। तो यहाँ जो 3 अच्छा, स्पिनर है वो मेरा तीनों अलग वेराइटी, इसी पे इसलिए मेरा एक शायद। और आर्ग्यूमेंट है। इसी पे मेरा एक आर्ग्यूमेंट है, जब 3 फास्ट बॉलर खेल जाते हैं राइट आर्म, तो क्यों 2 लेफ्ट आर्म स्पिनर नहीं खेल सकते? अब भाई ये ये कोई तो प्री कंपलसरी है क्या? कंसीव्ड नोशन सा बन चुका है। अब ये नोशन को तो सिर्फ बांग्लादेश और श्रीलंका ही तोड़ते हैं कि भाई 2 लेफ्ट आर्म स्पिनर एक साथ खेल रहे हैं, बाकी और तो कहीं ऐसा देखने को नहीं मिलता है। तो ब्रो ये सब तो मोटा मोटी अपने ये हो गया कौन बाहर है, लेकिन कौन अंदर है उस पर एक बहुत ही अमेजिंग नाम आ गया, करुण नायर। उसने कई साल 2-3 साल पहले शायद ये ट्वीट किया था कि हे क्रिकेट प्लीज मुझे वापस चांस दो। क्रिकेट ने उसको फाइनली चांस दिया है। तो मैं कुछ तुमको रिसेंट का परफॉर्मेंस दिखाना चाहता हूँ। 2022 का रणजी ट्रॉफी में 72 की एवरेज थी 5 इनिंग में। फिर उसके बाद उसने गया काउंटी खेला, 2023 के काउंटी में 83 की एवरेज थी, 2024 के रणजी में 41 की एवरेज थी, फिर 2024 के काउंटी में 48 की एवरेज थी, और इस साल के रणजी में 54 की एवरेज थी। और ऑब्वियसली रन्स के तो अंबार लगा दिए करुण नायर ने। करुण नायर इज बैक विद अ बैंग। और मोटा मोटी मेरे को लग रहा है जिस तरह से स्क्वाड सिलेक्ट हुई है, मेरे को लग रहा है ये सर्टन है कि नंबर 4 या 5 पे करुण नायर खेल रहा है। कितना खुश है तू करुण नायर के इंक्लूजन से? भाई करुण नायर के इंक्लूजन से मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। मैं करुण नायर को ग्राइंड करते देखता था काउंटी में। काउंटी के जो भी क्लिप्स अवेलेबल होते थे जिसमें करुण नायर की बैटिंग होती थी, उसमें मैं काफी ध्यान से उसको देखता था। करुण नायर से थोड़ा सा स्पेशल कनेक्शन मेरा, क्या दूर का रिश्ता भी है मेरा। तो तो करुण नायर के इंक्लूजन से मैं पर्सनली बहुत ज्यादा खुश हूँ भाई। साथ ही साथ जो उसका रणजी का परफॉर्मेंस है उसके बेसिस पे उसको भाई ये रिवॉर्ड मिला है, ये कहीं ना कहीं और लोगों के लिए भी एक इंस्पायरिंग है कि भाई ठीक है, अगर तुम आते हो टीम में फिर बाहर हो जाते हो तो कहीं ना कहीं तुम एक आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस देके वापस जगह बना सकते हो। ऐसा नहीं है कि इट इज एंड ऑफ द रोड फॉर यू। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। सेम फॉर साई सुदर्शन। साई सुदर्शन हैज बीन ब्रिलियंट इन डोमेस्टिक के साथ साथ काउंटी में भी उसने बहुत अच्छा किया। तो आई एम रियली हैप्पी। मैं इनफैक्ट आप लोगों को तब तक साई सुदर्शन के नंबर्स भी दिखा देना चाहूंगा। एक सेकंड, हाँ, मेरे को साई खोल के ये सुदर्शन दिखा दे। करंटली, हाँ जब तक विभोर दिखा रहा है मैं बोल देता हूँ कि साई सुदर्शन करंटली भाई बहुत ना कॉम्पैक्ट प्लेयर सा नजर आता है। एक ऐसा प्लेयर कहीं ना कहीं मुझे नजर आता है जो हर सिचुएशन के लिए सही बैठेगा। सिचुएशन से मेरा मीनिंग है कि जो अलग अलग कंडीशंस होती हैं सेना कंट्रीज की या इंडिया में स्पिन के अगेंस्ट, तो अभी भी कोई ग्लैरिंग उसके अंदर वो वीकनेस नजर नहीं आई है। शायद यही एक रीजन भी है कि उसका काउंटी, उसका डोमेस्टिक, उसका आईपीएल इतना अच्छा गया है। तो मैं जैसे कि मैं लास्ट कुछ नंबर्स, काउंटी के उसके लास्ट कुछ रणजी के नंबर और डोमेस्टिक के परफॉर्मेंस दिखाता हूँ, तुम लोग को आइडिया आएगा। 4 इनिंग में 300 रन, 76 का एवरेज। इंडिया ए के लिए जो उसने खेला था और जो टूर हुआ था 32 का एवरेज। ईरानी कप में 32 का एवरेज, एक ही मैच खेला। दिलीप ट्रॉफी हैज बीन डिसेंट। काउंटी में अगेन गया था 33 का एवरेज। रणजी में अगेन ये बहुत साल पुराना, पिछले साल का हो गया। और ये ईरानी कप था जिसमें उसने वंस अगेन बहुत बढ़िया किया था। तो मोटा मोटी उसके पास एक्सपीरियंस है, वो करंटली एक अच्छे फॉर्म में। अगेन मैं वो ये नहीं 3 कहूंगा बार कि बहुत ही काउंटी ज्यादा, खेल चुका है। 3 बार काउंटी खेल चुका है। अगेन मेरा पूरा पॉइंट ये था कि वो ऐसा नहीं है कि उसने आउटस्टैंडिंग जैसे करुण नायर या ईश्वरन लेवल पे कि भाई बहुत ज्यादा रन बनाए, लेकिन अगेन बहुत अच्छे रन मारे, बहुत कॉम्पैक्ट लगा है साई सुदर्शन। मेरे को पर्सन लगता है कि साई सुदर्शन शायद टॉप ऑर्डर का बैकअप ले जाएगा। मेरे को लगता है जायसवाल अगर खराब खेल रहा है तो उसके बदले, या गिल कोई इंजर्ड हो रहा है तो उसके बदले खेलेगा। मेरा तेरे से सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है कि ईश्वरन हैज बीन पिक्ड अप अगेन। मेरे को लगता है बैक टू बैक हर टूर पे कहीं ना कहीं ईश्वरन पिक हो रहा है, उसको चांस नहीं मिल रहा है। इस बार चांस मिलेगा तेरे को लग रहा है? और मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? चांस मिलना तो चाहिए भाई, और मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है जितना लंबा ये टूर है उसको चांस मिल भी जाएगा। लेकिन मुझे, मेरे दिमाग में भी एक सवाल था ईश्वरन को लेके नहीं, साई सुदर्शन को लेके, जो मैं तुझसे पूछता हूँ कि कहीं ना कहीं मैंने लोगों को देखा कि वो लोग बोल रहे हैं कि साई सुदर्शन शायद हमारा नंबर 4 होगा फ्यूचर के प्रोस्पेक्ट से, ठीक है।
तो क्या लगता है तुझे कि साई सुदर्शन हमारा टॉप ऑर्डर का बैकअप है या वो नंबर 4 पे खेलेगा? भाई गौतम गंभीर क्या सोच रहा है वो मैं नहीं बता सकता, लेकिन अगर तू मेरे से पूछेगा तो इस स्क्वाड में मैं इसको टॉप ऑर्डर का बैकअप ही लेके जा रहा हूँ। देख, अगर तू मेरे से पूछेगा, मेरा बहुत क्लियर है, ईश्वरन हैज टू ओपन। ईश्वरन मेरे भाई, अगर आप तक ये वीडियो जा रहा है, देखो यू हैव टू परफॉर्म, ठीक है। आपको दूसरों की तरह मेरे को नहीं लगता उतने चांसेस मिलेंगे, कुछ ज्यादा आपको बैक किया, और आप लोगों को, आपके टाइप के प्लेयर्स को गाली देने वाले ज्यादा हैं, कि जिनको कोई कहीं नहीं देखता। रणजी में तुम लोग ग्राइंड करते रहते हो, किसी को पता नहीं, उनको लगता है तुम एवरेज हो। मुझे पता है प्रेशर ज्यादा है, लेकिन यही मोमेंट है जहां बॉलीवुड टाइप की तुम स्टोरी लिख सकते हो, ठीक है। ईश्वरन हैज टू परफॉर्म, मेरे को ऐसा लगता है, क्योंकि उसको बाकियों की तरह मौका नहीं मिलेगा उस लेवल पे। तो मेरा बहुत क्लियर है, ईश्वरन एंड जायसवाल ओपन करेंगे। अगर तू मेरे से पूछे तो 5 टेस्ट मैच इंग्लैंड के, उसके बाद 2 टेस्ट मैच वेस्ट इंडीज के, इस 7 में से 4 या 5 मिनिमम ईश्वरन को मिलना चाहिए, उसी के बाद तुम कॉल लो। मेरा बहुत क्लियर है। और ईश्वरन के साथ ना, मैं ईश्वरन के बिहाफ पे एक और चीज कहना चाहूंगा। अगर ईश्वरन को मौका मिलता है और ईश्वरन अच्छा खेल जाता है, तो कहीं ना ईश्वरन एक मुरली विजय टाइप टेस्ट ओपनर करियर अपना फॉर्ज कर सकता है, ठीक है। हाँ मुरली विजय हाँ, का करियर लंबा नहीं था, बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन वो बहुत इम्पैक्टफुल था, वो बहुत अच्छे बहुत से अच्छा याद था। रखा जाएगा। ठीक, मैं उसी चीज में थोड़ा और डिबेट करते हैं, बात करते हैं पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स क्या है ये स्क्वाड के, ठीक है। मेरे हिसाब से कुछ अच्छे पॉजिटिव्स की अगर तू बात करे, तो मेरे को लगता है बॉलिंग अटैक बहुत बढ़िया लग रहा है मेरे को अपना, ठीक है। लाइक्स ऑफ शार्दुल ठाकुर और ये नीतीश कुमार रेड्डी है, तो मोटा मोटी मेरे को अपना बॉलिंग अटैक बहुत डेप्थ लग रहा है। मैं इसीलिए बात करना चाहता हूँ अजीत अगरकर की, कि उस स्क्वाड तुम्हें अच्छा सिलेक्ट करके देगा। लास्ट टाइम भी बॉर्डर गावस्कर में ये चीज मैं अपने ने बार बार रिपीट की थी, कि तुम्हारे पास असला था, तुम्हारे पास वेपन्स थे, तुमने यूज नहीं किया। मैं अगेन प्रसिद्ध कृष्णा, मोहम्मद सिराज, जसप्रीत बुमराह, आकाशदीप, अर्शदीप सिंह, अगेन बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत वाइटल। बहुत ज्यादा रेड बॉल के गेम्स नहीं खेले, लेकिन बहुत ही इंप्रेसिव बंदा हो सकता है तुम्हारे और लिए, काउंटी ठीक है। एक्सपीरियंस भी है बस। काउंटी एक्सपीरियंस भी, काउंटी का थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है, लेकिन अगेन तुम्हारे पास ऐसे बंदे हैं। मैं बैटिंग में बात करना चाहता हूँ, बैटिंग में भी काफी डेप्थ मिल गई है। शुभमन गिल, जायसवाल, अभिमन्यु, साई, ये तुम्हारे टॉप ऑर्डर के अच्छे ऑप्शंस हो गए, 4-5 ऑप्शंस। केएल, करुण, ऋषभ, ध्रुव जुरैल, और उसके बाद तुम्हारे पास नीतीश और रविंद्र, वॉशिंगटन, और कुलदीप यादव का सिलेक्शन में बहुत ज्यादा इंप्रेस हूँ। कुलदीप यादव को मेरे को लगता है अपने बहुत खराब कर रहे हैं उस बंदे के साथ। 22 की एवरेज है, 36 का स्ट्राइक रेट है टेस्ट मैचेस में कुलदीप यादव का, 36 का, ठीक है। और फिर भी इस बंदे को हम लोग कंसिडर नहीं करते थे। तो मोटा मोटी मेरे को लगता है सारे एरिया को कवर किया गया। लेकिन नेगेटिव्स की अगर तू मेरे से पूछे, मेरे को लगता है सबसे बड़ा नेगेटिव हमारा बैटिंग ऑर्डर होगा, क्योंकि वो या तो इनएक्सपीरियंस्ड है, और जो हमारे एक्सपीरियंस्ड बंदे उनका भी बहुत ही खराब रहा है। तो यहां से तो या तो बहुत आइकॉनिक सीरीज निकलेगी, या तो अगेन बहुत ही डामाडोल जाएगा। मेरे को लग रहा है ऑन पेपर हमारी टीम बहुत अच्छी है, बहुत ही ज्यादा अच्छी स्क्वाड है, लेकिन क्या वो ट्रांसलेट होगा, मेरा वही सवाल है। मतलब अब देख, मैं अपने पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स बता देता हूँ। पॉजिटिव्स ये है कि टीम बहुत वेल राउंडेड दिख रही है, टीम में ऐसा कोई ग्लैरिंग बैकअप का इशू या ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा है। लेकिन जो मेन इशू जिस पे मैं पॉइंट आउट करना चाहता हूँ, जो तूने बोला कि बैटिंग में हमारे पास एक्सपीरियंस की कमी है, ठीक है, कहीं ना कहीं बैटिंग हमारा वीक पॉइंट इस सीरीज में बन सकती है। लेकिन बॉलिंग की बात करते हैं। मैं बॉलिंग के बारे में सोच रहा था, आईपीएल को तो मैं एक कंसिडरेबल वो नहीं मानूंगा टेस्ट परफॉर्मेंसेस के लिए, लेकिन मैं बस कुछ चीजें पॉइंट आउट कर देना चाहता हूं। जैसे कि हमारे जो सिलेक्शंस हुए हैं, ठीक है, उसके बेसिस पे कि कुलदीप यादव आईपीएल सीजन स्टार्टिंग में बहुत अच्छा जा रहा था, ठीक है, लेकिन लास्ट के कुछ 8 मैचेस में सिर्फ 3 विकेट है, ठीक है। मोहम्मद सिराज आईपीएल का सीजन का स्टार्ट बहुत अच्छा हुआ था, लास्ट के मैं जितना देख पा रहा हूं, अगर मैं यहाँ से देखूं 99 से 106 7 मैचेस में 6 विकेट है, ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है। आकाशदीप का आईपीएल का सीजन बहुत खराब जा रहा है, 6 मैच में 3 विकेट है, 12 की इकोनॉमी है, ठीक है। अर्शदीप का अच्छा जा रहा है। शार्दुल ठाकुर एक टाइम पे पर्पल कैप होल्डर थे, शार्दुल ठाकुर का भी मतलब एंड में आके जो इकोनॉमी है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रही तो है, मोटा मोटी विकेट रिदम में नहीं मिलने है। का जो रिदम में नहीं है। सो बेसिकली ये लोगों का, मेरा ये पॉइंट है कि ये लोग ना, जैसे जैसे वो चीज आ रही है, मेरे को इनके में वो फॉर्म लैक करता दिख रहा है, तो कहीं ना कहीं मैं ये भी एक हो सकता है। मत अपने पॉइंट मान सकते हो, मतलब एक लेकिन मेरे को एक चीज, पोटेंशियल पॉइंट में रेस कर रहा हूँ, कि एक हाँ हाँ पोटेंशियल हाँ, पॉइंट रेस कर रहा हूँ मैं। इसको रियल एकदम फेस वैल्यू पे मत लो। लेकिन मैं एक और चीज बात हम्म। करना चाहूंगा शार्दुल ठाकुर की। मेरे को यार वो बंदा जाके काउंटी खेलने वाला था, वो फालतू में उसने वापस आके आईपीएल खेल रहा है, कोई सेंस नहीं है उसका।
मैं मानता हूँ वो बंदा बहुत हुआ है, लेकिन व्हाइट बॉल में मेरे को उसका करियर नहीं दिख रहा है। रेड बॉल इज समवेयर, वहां वो एक्चुअली में इंडिया को बहुत लंबा सर्व कर सकता है, वापस से 3-4 साल सर्व कर सकता है। उसको एक्चुअली में जाके काउंटी खेलना चाहिए था। लेकिन अगर तू मेरे को नेगेटिव्स की भी जो बात मैं एक चीज कहना चाह रहा था, जो सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट हो सकता है वो है गौतम गंभीर और शुभमन गिल कैसे मैनेज करते हैं। लास्ट टाइम भी बॉर्डर गावस्कर में सबसे बड़ा इशू यही था कि हमारे पास प्लेयर्स तो थे, हमने इस्तेमाल नहीं किया। हम लोग को लग रहा था हमारी बैटिंग बहुत खराब है, बैटिंग बहुत खराब है, विच वॉज एक्चुअली बैड। लेकिन उसको ओवर कंपनसेट करने के लिए हमने अपनी बॉलिंग बहुत खराब निकाली। तो पॉइंट ऐसा हुआ था कि ना हम लोग 20 विकेट ले पा रहे थे, ना हम लोग ज्यादा रन बना पा रहे थे। मेरा इस बार यही मानना है कि बैटिंग हमारी फिर से वीक लग रही है, विच इज ठीक, अंडरस्टैंडेबल। हम लोग 200 रन भले मारे, लेकिन मैं चाहता कि हमारी टीम ऐसी हो कि अपने गिवन डे पे 150 पे सामने वाले को ऑल आउट कर दे। ठीक है, तो मैं तो वो चाहता इसी हूँ कि इसी बॉलिंग पॉइंट पे पे हल्के में। इसी पॉइंट पे मेरा एक क्वेश्चन है कि अब अगर हमको 200 220 250 पे सामने वाले को आउट करना है, तो हमारे पास आउट एंड आउट 4 पेसर होने चाहिए या 3 पेसर होने चाहिए, हाँ, एक शार्दुल ठाकुर या एक नीतीश कुमार रेड्डी होना चाहिए। क्या तू ऐसी सिनारियो देख रहा है जहां पे बैटिंग वही ओवर कंपनसेशन वाली बात हो जाएगी और शार्दुल और एनकेआर दोनों एक साथ खेलेंगे? ये भाई मैं पता है बहुत सारे ऑनलाइन पे ना बहुत सारे 11s दिख रहा था, जिसमें उन लोग का 11 ये था कि शायद 5वें पे पंत आ जाएगा, ठीक है, 5वें तक पंत आएगा, 6ठे पे जडेजा, 7वें पे एनकेआर और 8वें पे शार्दुल। मैंने बोला भाई ये तो एकदम ही वाइल्ड जा रहे हैं कि 6ठे से जडेजा, मतलब टोटल 6 बॉलिंग ऑप्शंस होंगे प्रॉपर अलग अलग प्रकार की। लेकिन मुझे क्या लगता है कई बार ऐसा होगा कि शायद 7वें या 8वें पे जडेजा या एनकेआर होगा और 7वें तक बैटिंग जाएगी। मैं डेड श्योर हूं ऐसा कई बार होगा कि 7वें तक बैटिंग जाएगी। अगर तू मेरे से पूछे, ठीक है, मेरे से पूछे प्रसिद्ध सॉरी आकाशदीप, बुमराह और सिराज ये मेरे स्टार्टर्स हैं। अगर आकाशदीप के पहले प्रसिद्ध खेल रहा है आई कैन अंडरस्टैंड ये, लेकिन मेरे स्टार्टर है, चौथा होगा जडेजा और 5वां होगा मेरा शार्दुल। तो ये 4 पेसर्स एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम मुझे चाहिए खेलते हुए। मैं शार्दुल को अभी भी एनकेआर के आगे सेलेक्ट करूंगा अगर ऐसी सिचुएशन आ रही है जहां नीतीश और शार्दुल में से को सिलेक्ट करना है। मेरे को लगता है नीतीश कुमार रेड्डी के 50-60 रन से शायद उतना डिफरेंस नहीं आएगा जितना है ना शार्दुल ठाकुर के 3-4 विकेट से आएगा। शार्दुल ठाकुर मुझे और चाहिए शार्दुल ठाकुर उसके के कारण पास एक्सपीरियंस है इंग्लैंड में बैटिंग करने का। एक्सपीरियंस के अलावा शार्दुल ठाकुर की बॉलिंग क्या देगी, भले विकेट देवे ना देवे, वो मच नीडेड सिराज जो बुमराह को ब्रेक देगी, जो बॉर्डर गावस्कर में नहीं मिल रहा था। तो मेरा ये पूरा पॉइंट है। मैं तेरे से ठाकुर लास्ट सवाल पूछता हूँ कि तू मुझे अपनी 11 बता, तेरी क्या 11 है? मेरे हिसाब से जैसे मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं केएल ओपनिंग ही करेगा, मुझे ये नहीं लग रहा भाई, है। एक ठीक है। मिनट, इंडिया के हिसाब से मत बता। तू अगर कैप्टन होता तू क्या खिलाता? इंडिया वाले क्या करेंगे तो कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। कहीं ना कहीं भाई अगर मेरे को खिलाना होता तो मैं केएल को ओपनिंग ही कराता, क्योंकि केएल बीजेटी में ओपनिंग ही किया था। तो यशस्वी केएल ओपनिंग, नंबर 3 पे शुभमन गिल, क्योंकि मैं चाहता हूं शुभमन गिल 4 पे ना खेले, 3 पे खेले, खेले तो अच्छा खेले, कैप्टन लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। 4 पे मैं खिलाता करुण नायर को, ठीक है। 5 पे मैं, एक मिनट में एक बार स्क्वाड देख लेता हूँ, फिर से मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ थोड़ा सा। हाँ, तो और कौन है मिडल ऑर्डर में, और कौन है 5 पे खिलाने के लिए? ध्रुव जुरैल है करुण तेरे नायर के पास, साथ। साई सुदर्शन हाँ, है। साई सुदर्शन है, तो शायद मैं 4 पे सुदर्शन को, 5 पे करुण नायर को खिलाता, और फिर पंत पंत खेलता, उसके बाद जडेजा, उसके बाद शार्दुल, फिर प्रसिद्ध, बुमराह और सिराज। अगर तू मेरे से पूछे, मैं अपना 11 बता रहा हूँ। मैं ईश्वरन और जायसवाल को ओपन करा था, ठीक है। नंबर 3 पे शुभमन गिल होता, नंबर 4 पे करुण नायल होता, नंबर 5 में मैं केएल राहुल को रखता। मेरे को लगता है कि अब उसकी जगह मोटा मोटी फिक्स हुई थी, बॉर्डर गावस्कर में वो फिक्स था हमारा, मतलब स्टॉप फिक्स था राहुल के बदले, रोहित के बदले। नंबर 5 में मैं केएल राहुल को रखूंगा, नंबर 6 पे ऋषभ पंत को रखूंगा, नंबर 7 पे रविंद्र जडेजा को रखूंगा, नंबर 8 पे शार्दुल ठाकुर, 9वें पे आकाशदीप, 10वें पे बुमराह और 11वें पे सिराज। मैं आकाशदीप को अभी भी प्रसिद्ध के आगे खिलाऊंगा क्योंकि मेरे को फार बेटर टेस्ट बॉलर लगता है। बॉर्डर गावस्कर कहीं उसने ना एक दो कहीं ना चांस किए। मैं, हाँ बोल, हाँ बैटिंग में कर हाँ, बोल लेता। बोल बोल। हाँ, और बॉर्डर कहीं गावस्कर में ना आकाश मैं, बोल ले, ठीक है तू ही तो बोल बोल। ले। नहीं तू ही बोल अब। तो मैं ये बोल रहा था, कहीं ना टेम्प्ट मैं भी हूँ केएल को नंबर 5 पे खिलाने के लिए, क्योंकि केएल एट नंबर 5 तुमको एक मतलब कि जैसे वो होता है ना कि स्टार्टिंग विकेट्स बहुत जो कोलैप्स होता है, अर्ली कोलैप्स, उससे भी बचा सकता है। साथ ही साथ केएल अगर पीछे आता है तो तुमको तेज रन बनाने हैं या तुमको नई बॉल को टैकल करना है, वो वाला भी काम करता है। कहीं ना कहीं केएल पंत और जडेजा जैसे बैट्समैन को बचा के रखेगा हार्श सिचुएशंस से।
ठीक मैं है। एक और इसमें ऐड करता हूँ, करंटली जो इंग्लैंड का पूरा टूर चल रहा है, इंग्लैंड का साइड चल रहा है, वो अभी भी मैं जिम्बाब्वे वर्सेस इंग्लैंड जस्ट बैठ के देख रहा था, तो इनके पास जो मिडिल ऑर्डर के बॉलर्स हैं, मिडिल में डालने वाले, वहां पर ये लोग के पास सिर्फ एक ही टैक्टिक है, मैं इतने टाइम से देख रहा हूँ, वो है बाउंसर। ठीक है, एक साइड से वो लोग शोएब बशीर को लगाएगा और एक साइड से बाउंसर डालेगा। तो मेरे को एक ऐसा बंदा चाहिए कि जो दिमाग से एक्सपीरियंस्ड हो, क्योंकि पिच में कुछ भी नहीं है ना, बॉलर्स के पास कुछ अलग है, बस वो टेक्निकली या थोड़ा मेंटली फिट होकर खेल जाए। और मुझे लगता है ऋषभ पंत एक साइड जो स्मैश कर सकता है, करुण नायर के पास वो, एक केएल राहुल मुझे इसके लिए बीच में चाहिए कि केएल राहुल के पास है ना, फिर स्पिन और पेस होगा, स्विंग सीम नहीं हो रहा है इतना। अगर यहां पर उसने नहीं किया तो दिक्कत होगी। मैं चाहता हूं कि अगर जैसे ही केएल राहुल को ऊपर करा रहे हैं, मेरे को लगता है बहुत सारे हॉच पॉच चेंजेस करने पड़ रहे हैं। तुम्हें सडनली साई सुदर्शन को घुसाना पड़ रहा है, तुम्हें करुण नायर को भी आउट ऑफ प्लेस करना पड़ रहा है, इससे अच्छा और करुण नायर मिडिल को ऑर्डर में जाके, हमारे पास ऑलरेडी एक्सपीरियंस की कमी है, तो केएल राहुल अगर वो मिडिल ऑर्डर के हाँ, एक्सपीरियंस को पूरा एक्सपीरियंस, करेगा तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा। हाँ, और उसके बाद मैं जडेजा को खिलाऊंगा। नीतीश कुमार रेड्डी अभी मेरे 11 में नहीं है, तो मोटा मोटी मेरे हिसाब से हम लोग, एक हाँ लास्ट मेरा ये क्वेश्चन है जो मैं तेरे को बोल रहा था, मैं पूछूंगा भाई। मैंने एक क्लिप देखी थी रॉ एजेंट विक्रांत गुप्ता की, तो उसमें ऐसा बोला था विक्रांत गुप्ता ने कि भाई अगर तुमको 18 की स्क्वाड सिलेक्ट करनी है तो वो तो एक पनवाड़ी भी सिलेक्ट करके दे सकता है, ठीक है, एक बच्चा भी गली क्रिकेट का सिलेक्ट करके दे सकता है। अच्छा सिलेक्टर वो होता है जो 16 की स्क्वाड सिलेक्ट करता है। 16 की स्क्वाड सिलेक्ट करना और 18 की स्क्वाड सिलेक्ट करना ये बताता है कि अगर तुमने 16 की करी है तो तुम्हारे पास अटैकिंग माइंडसेट है, तुमको पता है, तुम्हारे रोल क्लैरिटी है, तुम्हारे क्या बैकअप्स है। 18 की स्क्वाड सिलेक्ट करना है मतलब तुम्हारे पास रोल क्लैरिटी और बैकअप्स का अच्छा आइडिया नहीं है। तेरा इस पे क्या टेक है? पॉइंट कहीं ना कहीं वैलिड है, लेकिन ये पहले तो एक बात मैं बोल दूं भाई, तूने जैसे रॉ एजेंट बोला ना, मेरे को याद आ गया पाकिस्तान में घूम घूम के भाई इसने हर जगह का खाना खाया, सबसे बातचीत की, इंडिया की तारीफ करी और रिटर्न आ गया। लेकिन हाँ, लेकिन ये बात कहीं ना कहीं देख बताती है, लेकिन मेरे को ये अननेसेसरी लगता है, कोई सेंस नहीं लगता है, ये अननेसेसरी चैलेंज लेने वाली बात हो गई। तुम्हारा काम हाँ है स्क्वाड सिलेक्ट करके देना, अगर भाई 25 की कर सको तो 25 की कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ ये हाँ। पता है कैसी बात और होगी, ये कल सब को पता है तब दिक्कत देती ना भाई, जब तुम्हारे पास पैसे नहीं है, लॉजिस्टिकल चेंजेस है, ये जब हाँ भाई मैं बोलता हूँ तुम 40 जन को लेके जाओ ना, क्या हाँ, दिक्कत है? 40, ये पता है कैसी बात होगी, कल को मैं आईपीएल में कोई 24 बंदों की टीम बना रहा है आईपीएल में, और मैं बोलूं कि हाँ डर लग रहा है, डर लग रहा है, ये वैसी बात है। ये इसका कोई, मैं पर्सनली ठीक है, उसका बात कहीं ना कहीं सेंस बनाता है कि अगर 16 बंदे हैं, क्योंकि 18 तो कोई भी सिलेक्ट करता है, अगर मेरे को भी कोई 25 का ऑप्शन देगा तो मैं भी बहुत अच्छी टीम बना लूंगा, तो 16 में मुश्किल होता है। लेकिन 5 टेस्ट मैच है रॉ एजेंट साहब, 5 टेस्ट मैचेस हैं, अगर कल को पैर में लग गया तो वहां जाके अगला बैट्समैन तो ऐसा तो नहीं भेजेंगे ना जिसको बोलेंगे कि और फ्रंट हम फुट निकालो कौन सा वाला। हाँ, और पता नहीं विभोर को याद होगा कि नहीं, लेकिन मेरे को बहुत अच्छे से याद है 2011-12 का इंग्लैंड टूर जो इंडिया गया था, और वहां पे भाई मतलब ऐसे कार्ड्स के जैसे लोग गिर रहे थे। 3.5 ओवर के बाद जहीर खान बाहर है, अगले टेस्ट में कोई और बाहर है, वहां इंडिया से पंकज सिंह जा रहा है, फिर आरपी सिंह वापस इंडिया से जा रहा है। पंकज सिंह थोड़ा लेट गया था। मैं देखो जहीर खान का इंजर्ड हुआ था ना, तो धोनी की देखो शक्ल याद है मेरे को, टिल डेट धोनी की शक्ल याद है, जब उसको पता चला ना कि हो गया जहीर खान 3 ओवर डाल के हो, भाई धोनी की ऐसी शक्ल हो गई थी, हे भगवान कि अब क्या करूंगा। ऐसा सेम मेरे को याद है नेक्स्ट टूर जो 2014 के आसपास खेला है, जहां भुवनेश्वर कुमार की कमर तोड़ दी थी धोनी ने, कि भाई मेरे को लिटरली लगा था ना कि अब भुवनेश्वर कुमार रो देगा कि धोनी भाई माफ करो। 140 से स्टार्ट हो गया, 115 पे आ गई थी उसकी पेस। तो मोटा मोटी हम लोग खुश हैं। मैं चाहता हूँ कि आप लोग अपने थॉट्स बताएं कि आपके हिसाब से अगर इसमें क्या था। अगर भाई तेरे को 18 की जगह 16 में ट्रिम करना होता तो किन 2 लोगों को निकालता? मेरे को पता था तो ये सवाल पूछेगा, तो मैं एकदम रेडी था। मैं अर्शदीप सिंह और वॉशिंगटन सुंदर को हटाता, या फिर अर्शदीप को रखता तो मैं साई सुदर्शन को मे भी हटाता, और वॉशिंगटन मेरा एक फिक्स था, मैं वॉशिंगटन को एक साइड से हटा देता। तो थैंक यू गाइस, इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। ठाकुर को फोन भी आ रहा है।